हूँ एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो बलात्कार के झूठे मुकदमे आ रहे हैं उसमें 4-5 मूलभूत लाइनें लिखी होती हैं जो लगभग लगभग हर एफआईआर में लिखी गई होती हैं, जिससे मुकदमे की गंभीरता को बढ़ाया जा सके, जिससे इंटेंसिटी ऑफ क्राइम बढ़ाया जा सके, ऑफेंस की इंटेंसिटी को बढ़ाया जा सके और आपकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया जा सके। जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो 4 पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने कैरियर में इतनी सारी एफआईआर्स देखने के बाद, कि हर एफआईआर में, हर दूसरी एफआईआर में लगभग मैंने वही सारी चीज़ें पाई हैं जो एक एफआईआर में लिखी होती है। वो क्या है मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा कि जिनको झूठे मुकदमे लिखाने हैं, आपको फंसाने के लिए अपनी एफआईआर में क्या क्या लिखाते हैं और आपको अलर्ट कैसे होना है, निकलना कैसे इन सारी चीज़ों से डिटेल में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। आपको नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, लेकिन डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है, पहले अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए, फिर आराम से बिल्कुल बात होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो लिखी होती है, शादी का झांसा देते हुए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। किसी भी महिला द्वारा अगर 376 के एलिगेशन जो पहले लगते थे, जो आईपीसी में होते थे, अब तो बीएनएसएस में सेक्शंस बदल गए हैं, जब एलिगेशन रेप का लगाया जाता था तो उसमें लिखाया जाता था कि शादी का झांसा देते हुए इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए गए, ऐसा ही क्यों लिखाया जाता है? डायरेक्ट रेप के एलिगेशन या डायरेक्ट बलात्कार के एलिगेशन क्यों नहीं लगा दिए जाते? उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा है कि डायरेक्ट रेप के एलिगेशन इसलिए नहीं कोई महिला लगाती है क्योंकि उसमें उसको इमीडिएट लेवल पर पुलिस को एविडेंसेस देने पड़ेंगे कि भाई मेरे साथ अगर कोई महिला कहेगी कि आज की तारीख में बलात्कार हुआ, तो पुलिस कहेगी चलो, अगर सही ऑफिसर से तो कहेंगे चलो हम इमीडिएटली तुम्हारा मेडिकल कंडक्ट कराते हैं, कब हुआ है लाओ एविडेंस लेके आओ, लोकेशन कौन सी हुई है वो बताओ मुझे, किस होटल में किया है ये बताओ मुझे, किस जगह पर किया है ये बताओ। तो पुलिस सीडीआर निकालने की कोशिश करेगी, होटल के ओनर का स्टेटमेंट लेगी, वहाँ पे कर्मचारियों का स्टेटमेंट लेगी, आसपास के लोगों का स्टेटमेंट जाके लेगी, ठीक है। और जो है हाँ, आपसे एविडेंसेस मांगेगी, मोबाइल का सीडीआर निकाला जाएगा, लोकेशन वेरीफाई कराया जाएगा कि आप लोगों की लोकेशन मैच हो रही थी कि नहीं हो रही थी। तो डायरेक्ट एलिगेशन लगा देने पे इतनी सारी कार्रवाइयाँ, अगर पुलिस ऑफिसर ऑनेस्ट हैं, सही से करना चाहते हैं, और कुछ अच्छे हैं भी, करते भी हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करेगी। अब जब पुलिस प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करेगी तो चीज़ें निकल के सच चली जाएंगी, तो महिला उल्टा फंस जाएगी। तो 182 211 में कार्रवाई हो सकती है। अगर पुलिस में जमीर बचा होगा 1% भी एफआर लगाने को, तो एफआर लगा देगी। तो उस कंडीशन में महिला डायरेक्ट बलात्कार के एलिगेशन नहीं लगाएगी, इसलिए वो कहेगी कि शादी का झांसा देते हुए इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, और अभी नहीं बनाए, 4 साल से बनाते चले आ रहे हैं। अब 4 साल से बनाते चले आ रहे हैं क्योंकि भारतीय कानूनों की बलिहारी ऐसी है कि जो महिला ने कह दिया वही सच है, वही मान के पुलिस भी कार्य करती है, वही मान के जजेस भी करते हैं। जो नया वाला कानून आया वो तो सोने पे सुहागा आ गया। सेक्शन 69 बीएनएस का, औरत एलिगेशन लगा देगी किसने बलात्कार किया है, मेरे साथ शादी का झांसा देते हुए, लड़का 10 साल के लिए बुक हो गया। अब बल्ले बल्ले औरत की, लड़कों की सजा। अब पहला पॉइंट हो गया कि शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए। दूसरा पॉइंट हो गया कि लड़कियों ने एक चीज़ बहुत आम बना ली है कि मैं इनके साथ फलाना जगह पर मिलने गई थी और इन्होंने मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी, या चाय पीने के लिए कही, या कॉफ़ी पीने के लिए कही, और कॉफ़ी पीने के बाद मैं होश में नहीं रही। जैसे आदमी कहता है कि तुम होश में नहीं थी, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो उनका एलिगेशन होता है कि चाय में, कॉफ़ी में, कोल्ड ड्रिंक में इन्होंने कोई ऐसा पदार्थ मिला के रखा था जिसको मैंने पी लिया, उसके बाद मैं अपने होश में नहीं थी, फिर लेकिन सुबह सो के उठी, या एक समय बाद जब मुझे होश आया तो मैंने स्वयं को निर्वस्त्र पाया। यानी कि इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, नशीली दवाइयाँ खिला के, इंटॉक्सिकेटेड अवस्था में इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो पहले लगती थी 328, अब शादी का झांसा के लिए लगेगी सेक्शन 69 बीएनएस का। अब क्योंकि नशीली दवाई खिलाई तो लड़की ने 328 लगा दी, उसमें आपका बुक होना मैंडेटरी है, नॉन बेलेबल है, जेल जाएंगे कन्फर्म है। तो उस कंडीशन में भी आपकी फसंत हो गई। उसके बाद आ गई कि आपको पता चला एक चीज़ और है, दूसरी चीज़ मैंने बता दी कि कोल्ड ड्रिंक मिला में नशीली दवाई मिला दी, कुछ
चाय में मिला दी या कॉफ़ी में मिला दी, बड़ी कॉमन है। पहली चीज़ बता दी, शादी का झांसा। तीसरी चीज़ अब समझ लीजिए, लड़की कहती कि फ़ोटो वीडियो वायरल करने की ये मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ को या वीडियोज़ को वायरल कर दूंगा, अब तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अब या कर दिया है तो पुलिस सेक्शन 67 IT एक्ट पहले लगा देती थी आपके ऊपर, अभी भी लगा सकती है सेक्शन 67 IT एक्ट, उसमें तो कुछ नहीं बदला, उसमें सजा आपको मिल जाएगी, बेल नहीं होगी, जेल में रहोगे। तो फोटो आपने वायरल करी या नहीं करी, उसने कह दिया, धमकी दे रहा है या कर दिया है, तो आप फंस जाएंगे। लेकिन विवेचना के दौरान ये आईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो निकाले कि वेदर फोटोज कहाँ कहाँ वायरल की गई हैं, किस किस जगह की गई है, लड़की को भी उसका सोर्स देना पड़े। लेकिन चार्जशीट में सब कुछ नहीं लिखा होगा, केस डायरी में कुछ नहीं लिखा होगा, कहाँ कहाँ वायरल हुई, कुछ नहीं हुई। दरोगा लिख देगा फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी तो दी थी, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 313 लगती थी कि लड़की कहती थी कि इन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध तो बनाए शादी का झांसा देते हुए बहुत बार बनाए, उसके बाद मुझे इन्होंने दवाई खिला के मेरी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा दी। उस कंडीशन में जहाँ पर इन दोनों लोगों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स मनमर्जी से हो रहा होता है, अननेचुरल किसी इंटरकोर्स नहीं हुआ, नेचुरल तरीके से हुआ, और उसके बाद मनमर्जी से फिजिकल इंटरकोर्स हुआ, उसके बाद अगर इन लोगों ने इंटरकोर्स किया उसमें कुछ कॉन्ट्रासेप्टेड नहीं यूज़ किया, कॉन्डम्स का इस्तेमाल नहीं किया, तो इमरजेंसी पिल्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टेड पिल्स जितनी आती हैं, आईपिल हो गई, अनवांटेड 72 हो गई, ये सारे ब्रांड्स जो हैं इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं कि जब आपने सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाए हैं तो इनका इस्तेमाल करते हुए आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है तब भी लड़की लिखाती कि इन्होंने मुझे आईपिल खिला दी या अनवांटेड खिला दी, उससे मेरी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई। आप सोचिए, वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की दवाई थोड़ी ना है, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने की दवाई है, ना कि एबॉर्शन है। वो 313 तो बनता ही नहीं है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तो बनता ही नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए, इस तरीके से इन 4-5 पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे लिखाए जाते हैं ताकि तहरीर मजबूत हो और आप जेल से बाहर ना आ सकें। अब इन सारी सिचुएशन में मैं हमेशा कहता हूं, जब भी झूठी एफआईआर हो, आप एंटीसिपेटरी बेल में भागने की गलती ना। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी झूठी एफआईआर हो, आप एंटीसिपेटरी बेल में भागने की गलती ना करें। आप इमीडिएटली एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाएं और आपके पास इन सारी चीज़ों के एविडेंस होने चाहिए कि कोई महिला आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे क्यों लिखाएगी, चाहे पैसे का लेन देन हो, प्रॉपर्टी का विवाद हो, या आपसी सहमति से संबंध बना हो, लड़की ने खुद आपको टेक्स्ट कर रखा हो कि हमारे तुम्हारे बीच बाद में कुछ नहीं रहेगा, अभी संबंध बना लो, हम भी बना लेते हैं, किनारे हो लेते हैं, और वीडियोस वगैरह वायरल ना करने के एविडेंस हैं आपके पास। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आपने नहीं कराई, कोई एविडेंस नहीं है, तो आपको मदद मिल जाएगी, समझिएगा।